नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आईआईटी आईएसएम धनबाद में राष्ट्रीय सम्मेलन नदियों के संरक्षण और जल समानता पर हुआ मंथन। आईआईटी आईएसएम धनबाद में रविवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मिशन वाई का आयोजन किया गया। 22-23 मार्च तक चलने वाले इस सम्मेलन का मुख्य विषय नदियों के लिए भूमि अधिग्रहण रहा, जिसमें देश भर के पर्यावरण विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर आर.के. सिन्हा, मैग्सेस पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह और वरिष्ठ पर्यावरणविद सरजू राय सहित कई विशेषज्ञ शामिल रहे। कार्यक्रम के संयोजक और प्रसिद्ध जल विज्ञानी प्रोफेसर अंशु माली ने बताया कि यह सम्मेलन भूमि उपयोग में हो रहे बदलाव, जल धाराओं के अस्तित्व और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयास जरूरी है। मीडिया से बातचीत में सरयू राय ने कहा कि बड़ी नदियों को बचाने के लिए छोटी नदियों और जलधाराओं का संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि छोटी जलधाराएं मिलकर ही बड़ी नदियों का निर्माण करती है, इसीलिए उनके स्रोत को बचाना अति आवश्यक है। प्रोफेसर अंशु माली द्वारा पिछले 6 वर्षों से किए जा रहे शोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह साबित हो चुका है कि जलधाराओं का संरक्षण नदियों के अस्तित्व के लिए अहम बात है। वहीं पद्मश्री डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने कहा कि सहायक नदियां मुख्य नदियों के लिए जीवन रेखा होती है, इसलिए इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देना एकदम जरूरी है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता उज्जवल कुमार मंडल, गोविंदपुर, धनबाद, झारखंड से। आज 2 दिनों के सम्मेलन में हो रहा है, इस तरह से ये बचेगा, क्या कुछ करने की जरूरत है और इसमें कई आईआईटी को भी शामिल किया गया। नहीं, आज जिस विषय पर बात हुआ, वास्तव में यह बड़ी नदियों को बचाने का ही कार्यक्रम, क्योंकि बड़ी नदियां छोटी नदियों से मिलकर बनती हैं और छोटी नदियां उससे भी छोटी जलधाराओं से मिलकर बनती हैं, जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम कहते हैं। जहाँ से शुरुआत होती है छोटी धारा बनने की, उनका संरक्षण नहीं होगा तो बड़ी नदियों का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। इसी विषय पर यहाँ के प्रोफेसर अंशमाली जी हैं आईआईटी आईएसएम के, ये पिछले 6 वर्षों से शोध कर रहे हैं और अब कुछ नतीजे उनके सामने आए हैं, जिससे यह बात तकनीकी रूप से भी साबित हो जा रही है कि बड़ी नदियों को बचाना है, छोटी नदियों को भी बचाना होगा। और ये अब इसको इन्होंने आंकड़ों के आधार पर दस्तावेजीकरण किया है। आज उसके बाद बात हुई। वास्तव में हमारे जो छोटी प्रशासनिक इकाइयां हैं, पंचायतें हैं या नगर निगम के, नगर पालिकाओं के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये अपने यहाँ अंशमाली जी के इस शोध के आधार पर योजना बनाने, क्रियान्वित करने की कार्रवाई करेंगे तो आज जो चर्चा हो रही है उसको सार्थकता मिलेगी और यह आवश्यक है। इसलिए बड़ी नदियों के बारे ही हम ना विचार करें, छोटी नदियों पर भी जो अब हमारे पंचायती राज के जो कर्ता धर्ता लोग हैं वो विचार करें, तभी छोटी नदियां बचेंगी। और जहाँ समाप्त हो गई हैं उनके लिए हम उतनी जमीन को फिर से हस्तगत करें। किसी ने कब्जा कर लिया है उसे हम खाली कराएं। और नदियों के बारे में अब जो नियम बने हैं कि नदी के कम से कम 50 मीटर की दूरी पर कोई निर्माण का काम नहीं होगा। शहर में पुराने निर्माण के काम हो गए हैं और अब नहीं होना चाहिए। नदी के बेड के भीतर लोग जाकर छोटे छोटे घर बना लेते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये नहीं होगा तो नदियां बचेंगी और नदियां बचेंगी तो हम बचेंगे। विलुप्त अगर हो जाता है तो भविष्य के लिए कितना ये नहीं, देखिए, विलुप्त हो जाता है तो पानी तो इतना प्रबल प्रवाह है उसका, वो दूसरा रास्ता खोज लेगा। आप उसका एक रास्ता रोकिएगा तो वो आपके शहर पर आक्रमण कर देगा और हमारे आपके घर को तोड़ते हुए वहां से रास्ता बना लेगा।
हमको सोचना ये पड़ेगा। नदी तो पहाड़ों को तोड़कर उसमें से पानी रास्ता बना लेता है। सर, कतरास की जीवन रेखा कही जाने वाली कतरी नदी का अस्तित्व भी कहीं न कहीं अब खतरे में है। खतरे में है। ऐसी अनेकों हजारों नदियां हैं। कतरी नदी के किनारे हम लोग गए भी हैं, देखा भी है, अपनी बात हम लोगों ने कहा भी है, और करना किसको है? जब तक लागू नहीं हो जाता है तब तक ये प्रवचन मात्र हो कर रह जाएगा। इसलिए जब समाज जगे, शासन प्रशासन जगे, जो नीति बनाने वाले हैं वो नीति के क्रियान्वयन के बारे भी सचेत रहें कि हम जो घोषणा कर देते हैं वह लागू भी हो। ये नहीं होगा तो फिर संकट बढ़ते जाएगा और संकट अंततः समाज पर आएगा। पानी तो बरसता है सबके छत पर, पहाड़ पर, रेगिस्तान में, वहां से निकल के आता है, नदी के रूप में स्वरूप ग्रहण करता है। हम नदी पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि नदी से हमको लाभ हानि सीधे दिखाई पड़ती है, मगर इसके जड़ में क्या है जब हम उस पर नहीं विचार करेंगे कि छोटी नदियां कैसे बारिश की बूंदों से अस्तित्व ग्रहण करती हैं, तो सबसे पहले उसका संरक्षण हो, तभी बड़े नदियों का और सामाजिक कार्यों का, विकास के कार्यों का भी संरक्षण हो सकता है। दामोदर बचाने के लिए आपने कई प्रयास किए। अभी वर्तमान स्थिति क्या है और कंपनियां क्या उसको फॉलो कर रही हैं जो नियम? पूरी तरह नहीं कर रही हैं, मगर क्योंकि दामोदर का पानी बहुत साफ हो गया है इसलिए 2-4 दिन वो गंदा भी करते हैं तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है 1 हफ्ते के बाद में। मगर नदी के सामने 2011-12 में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। ये जो आउटसोर्सिंग करने वाले लोग हैं, माइनिंग करने वाले लोग हैं, नदी के भीतर में अपना डंपिंग कर देते हैं, तो लिया था। अभी भी मुकदमा जारी है, चल रहा है, अपने हाईकोर्ट में लिया था। और अब तो दामोदर बहता है बरनी घाट के पास की नदी के धारा को बदलकर उसमें लोग कोयला का खनन कर रहे हैं, क्योंकि ओवरबर्डन हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे कोयला ही मिलता है। अब शासन प्रशासन के लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, और खास करके धनबाद जिला के शासन प्रशासन उपायुक्त के बारे में तो मेरी धारणा बहुत खराब बनी है। कौन सी कंपनियां अभी ज्यादा फॉलो कर रही है और जो नहीं फॉलो? हम लोग कंपनी के हिसाब से नहीं देखते हैं, हमने कभी उधर देखा नहीं। कंपनी पर अंकुश लगाने का काम सरकार प्रशासन का हम नहीं लगा सकते, मगर जो नदी के भीतर हो रहा है वह हम लोग देखते हैं, जो भी कंपनी कर रही हो। और सबसे निराशा की बात यही है कि सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है, और इसी कारण से धनबाद में बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो गई। ये 2 दिनों का जो मंथन है सम्मेलन कितना प्रभावकारी होगा इस मिशन को? इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम आंकड़े इकट्ठा करें। हम लोगों के सनातन स्वभाव में ये नहीं रहा है कि हम तथ्यों का दस्तावेजीकरण करें। हम लोग सुन लेते हैं, पहले तो सुनकर ही लोग ग्रंथ तैयार करते थे, इसमें भी सुनी सुनी बातें ही चल रही हैं। हम लोग भाषण देते हैं कि जल स्रोत खत्म हो रहा है, अब इसमें इसका दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, जगह जगह जाकर कुछ जगहों पर शोध कर रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, तो एक दस्तावेज बन जाएगा। तो इस दस्तावेज का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। मिशन का सबसे बड़ा लाभ तो यही है, और मिशन अपने उद्देश्य में सफल होगा तो कल जाकर हमारी योजनाएं बनाने वाले लोग एक दस्तावेज होगा, हम कह सकें कि आप इसको इस तरह से करिए। IIT ISM धनबाद में ऐसा किया है। नदियों के समाप्त होने का पीछे का जो मुख्य रीजन है वो मुख्य रीजन तो बता दिया आपको मैं कि नदियों में जो सहायक नदियां की पानी आती थी, सहायक नदियां की पानी केवल पानी नहीं होता है ना, उसी में उनका पूरा न्यूट्रिएंट है, भोजन है, उसमें उस जीव जंतु हैं उसके साथ में। तो जब छोटी छोटी नदियां समाप्त होंगी तो बड़ी नदियां अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अब थोड़ा पीछे चलना चाहेंगे। छोटी नदियों के उद्धार के लिए, छोटी नदियों के उद्धार के लिए कोई ऐसा मिशन या कार्यक्रम ऐसा अगर है कुछ चालू? छोटी नदियों के उद्धार के छोटी नदियों का उद्धार होगा तभी सुना जाए, निचोड़ निकल कर आएगा और कितना ये महत्वपूर्ण है, देखिए महत्वपूर्ण, कितना फायदा मिलने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई भी रिसर्च का काम शुरुआती ये है, तो कॉन्सेप्ट एक आया कि हम कैसे बचावेंगे इसको, फिर कुछ रिजल्ट करके दिखाया जाएगा, 2-4-10 वर्ष लगेगा, सरकार तक बात पहुंचेगी, तो फिर सरकार फिर जागेगी, नहीं जागेगी तो जगाया जाएगा इस तरह के सेमिनार से करके, ताकि भूमि अधिग्रहण हो सके।
हैं? 10 वर्ष जो आपका कह रहे हैं सर, तो 10 वर्ष में तो बहुत सी नदियां सूख जाएंगी। तो क्या करेंगे? सवाल है कि सरकार के पास में आपको कोई चीज है नहीं, और आपके रिसर्च का काम कोनो एक दिन में होता नहीं है। जैसे कि एक आया था मध्य प्रदेश में, एक अंशुमाली सर ने उन्होंने किया है, एक नदी का नाम है भूल, जो भी केन बेतवा जी केन की बात कर रहे थे, भूमि अधिग्रहण हाँ, इसमें लेकिन हम तो बता रहे हैं आपको कि अधिग्रहण करने में भी, क्योंकि गजेटियर में कहीं भी, चाहे सरकार के सर्वे में, पहले के सर्वे ऑफ इंडिया में, तो पता है कि कहाँ कहाँ पर था, क्या नदी क्या था, और जमीन किसका है। तो सरकार की जमीन है, तो सरकार को अगर इच्छा शक्ति होगी तो कब्जा हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि अतिक्रमण एक बहुत तो अतिक्रमण ही तो है, और क्या हुआ है? ठीक है सर। अतिक्रमण ही तो हुआ है।